हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अमेंडमेंट के बारे में। देखिए, अमेंडमेंट अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे होने वाला है। कैसे? देखिए, न्यूज़ ये आ रही है कि यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने ये बताया है कि सेंटर ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, देखिए ये जो एक्ट होता है ये किन्हीं दो से ज़्यादा स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव फंक्शनिंग करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग करती हैं, उनके लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब इसी को अमेंडमेंट करा जा रहा है। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसकी जो कमियां हैं उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए। ठीक है, हम जरा जानेंगे इस वीडियो में कि इसकी क्या ऐसी कमियां हैं जो कि अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जरा ये भी जानेंगे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है क्या, यानी कि मतलब कि ओवरऑल ये इसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड हम इस वीडियो में थोड़ी और डिटेल्स जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या। देखिए, पहले जरा ये जान लेते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का टोटल एम क्या है। देखिए, जो कोऑपरेटिव्स होती हैं वो किसी सिर्फ कोई एक स्टेट में कन्फाइन नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब कि वो एक से ज़्यादा स्टेट में भी होती है। ठीक है, तो उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए क्या किया है कि इस एक्ट को लाया गया। मान लीजिए कि एक कह दिया जाए कि एक शुगर मिल है। ठीक है, वो कहीं गन्ना और कहीं से लेती है, फिर मतलब कि और जो मतलब कि रॉ मटेरियल्स है फिर वो और कहीं से लेती है। तो ऐसे क्या होता है कि इसे जो मतलब कि ओवरऑल ये दो से ज़्यादा स्टेट्स में फंक्शन करती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ओवरऑल इस एक्ट को लाया गया था ताकि एक सही तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो सके, सही तरीके से उसका फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, तो इसी चीज के लिए मतलब कि दो से ज्यादा स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव सेक्टर फंक्शन करती है उनके लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब देखिए क्या ऐसी कमियां हैं जिसके कारण इस अमेंडमेंट को लाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, कोऑपरेटिव्स वैसे तो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कोऑपरेटिव्स एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब जो मल्टी स्टेट यानी कि दो स्टेट या दो स्टेट से ज्यादा स्टेट में ये अगर फंक्शन करता है तो इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां पे देखिए क्या होता है, वैसे जो स्टेट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें मान लीजिए कि एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, अब उसकी जो फंक्शनिंग है यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एक रजिस्ट्रार जो होता है, एक रजिस्ट्रार, ठीक है, उसके अंडर रहता है, एक रजिस्ट्रार के अंडर रहता है। अब वही जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू ये फंक्शनिंग कराता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि एक शुगर मिल है, एक चीनी की मिल है, और वो चाहती है कि उसकी जो एक तरह से मशीनरी, नई मशीनरी खरीदना चाहती है या फिर मतलब कि उसे एक्सपैंड करना है अपने आप को। ठीक है, मतलब कि उसकी जो पूरी की पूरी जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक पूरी एक तरह से जो शुगर मिल है, ठीक है, उसे एक्सपैंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे उसे सबसे पहले शुगर कमिश्नर जो है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर ये स्टेट लेवल कमेटी के पास ये पूरा प्रपोजल जाएगा और फिर आगे ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, फिर टेंडर उठेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, लेकिन ये चीज इसमें नहीं होती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होती है। यानी कि जो स्टेट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मल्टीपल जो प्रोसेस होती है, जो चेक्स और बैलेंसेस होते हैं, चेक्स और बैलेंसेस होते हैं, वो यहां पे लैग करते हैं। यहां पे क्या होता है कि देखिए, जो मल्टीपल चेक्स और बैलेंसेस जो होते हैं स्टेट रजिस्टर्ड सोसाइटी में, ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देती है, ये इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी हो रही है। ठीक है, लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए, इसके जो भी एक मेंबर्स, मान लीजिए कि एक यूनिट इसकी अहमदाबाद में, एक यूनिट इसकी उत्तर प्रदेश में कहीं है। ठीक है, एक यूनिट इसकी महाराष्ट्र में कहीं है, तो यहाँ से एक एक मेंबर आता है पूरा, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो भी ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी फाइनेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये टोटल, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पे जो एक्सपेंडिचर होता है तो उसको एक एनुअल जनरल बॉडी जो उसकी मीटिंग होती है, फिर वो ओवरऑल वो डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे
जो चेक्स और बैलेंसेस यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डिसीजंस होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। तो इस चीज़ को यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के रोल को सही तरीके से एक, देखिए सेंट्रल रजिस्ट्रार का लाया ही इसलिए गया था कि जो जो 2 से ज़्यादा स्टेट्स में इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनकी फंक्शनिंग सही तरीके से हो पाए, ठीक है, एक अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करा पाए। पर यही एक प्रॉब्लम बन गई है और इसी को एड्रेस करने के लिए एक अमेंडमेंट लाने के सबसे बड़ा मोटिव है एक तो, ठीक है। दूसरा ये चेक्स एंड बैलेंसेस को मतलब कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। और फिर तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इशू किस तरीके से, क्या है कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका मतलब कि जो ऑफिसर और उसके जो ऑफिसर्स हैं स्टेट लेवल पे वो बहुत ही लगभग है ही नहीं, बिल्कुल ही ऑफिस है ही नहीं, यानी कि मैन पावर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और अगर कहीं देखिए जो मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोई जैसे कि मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं वो अगर जस्टिस चाहिए होता तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, ठीक है, और कहीं क्योंकि ऑफिस नहीं है और कहीं कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टेट अथॉरिटी नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। सीधे सीधे वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ एक एक अपनी जो कंप्लेन है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा इशू है। और फिर नेक्स्ट क्या इशू आता है, नेक्स्ट जो डे टू डे गवर्नमेंट होती है, क्या डे टू डे गवर्नेंस, ठीक है। डे टू डे गवर्नेंस मतलब मेरा ये है कि जैसे कि जो जिस तरीके से जो स्टेट कोऑपरेटिव्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि मल्टीपल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं, ठीक है, स्टेट रजिस्ट्रार को, जो मतलब कि जिस हिसाब से मतलब जो ज़रूरतें होती हैं, लेकिन ऐसा इस केस में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। उन्हें सिर्फ कह दिया जाता है कि सिर्फ जो सेंट्रल जो रजिस्ट्रार होता है यहाँ का वो इंस्पेक्शन तभी कर सकता है जब कोई एक रिटर्न जो रिक्वेस्ट वहाँ पे उसके ऑफिस पे भेजी गई हो, वो भी उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी होती, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी जो कमियां हैं इसी के कारण इस चीज मतलब कि इसको लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या है ये जरा समझिए, सबसे बड़ा इशू है पॉन्जी स्कीम्स के बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिले, यानी कि फ्रॉड। पॉन्जी स्कीम क्या, देखिए पॉन्जी स्कीम, ये जो इसका वर्ड जो है पॉन्जी, ये चार्ल्स पॉन्जी पे पड़ा है। 1920 के दशक में जो एक चार्ल्स पॉन्जी है जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक तरह से बहुत ही बड़ा स्कैम किया। कैसे, आपने मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी ही टाइप्स की मतलब कि एक तरह से कम समय में बहुत ही ज़्यादा लुभावने जो इंटरेस्ट देना, रिटर्न्स देना, ठीक है, ऐसी मतलब कि जो स्कीम्स लाना। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि नए इन्वेस्टर से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। जरा पॉन्जी स्कीम समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि कोई यही लोग हैं, यही है मान लीजिए, ठीक है, यही एक स्कीम लाए। इसमें ये क्या करेंगे, इसका कोई देखिए ये स्कीम का कोई पर्पस नहीं बता सकते ये, क्योंकि ये फ्रॉड पहले से ही है, ठीक है। तो वो बताएंगे कि ऐसी ऐसी स्कीम है, इसमें बहुत सी ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 रुपये अगर जमा करेंगे तो आपको अगले ही महीने 130 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि 30% का फायदा। तो ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो जो मतलब कि एक महीने पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जमा किया, ठीक है, बहुत सारा पैसा हो गया इनके पास, और फिर जो नया इन्वेस्टर आता है तो वो भी पैसा जमा करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पुराना जो इन्वेस्टर है उसको नया इन्वेस्टर से पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी अगर इनको कभी लगेगा, पॉन्जी को अगर ऐसा लगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकल रहा है, मतलब कि पैसा मतलब कि लोग अपना विथड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा लेके भाग जाएंगे, ठीक है, भाग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी की पूरा एक बड़ा फ्रॉड होगा। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले हैं, ऐसी बहुत सारी जो कह दिया जाए कि कंप्लेंट्स मिली हैं। तो ये भी एक तरह से सबसे बड़ा कह दिया जाए कि सबसे बड़ा एक तरह से रीजन हो सकता है कि इसका मतलब कि ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इन सारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, वो ऐसा मतलब कि पॉन्जी स्कीम लॉन्च करती हैं यही लूप होल्स का फ़ायदा उठा के, और फिर यही ओवरऑल इनको फ्रॉड को बहुत ही बड़ा अंजाम देती हैं। तो इसके लिए ये चीज़ लाई जा रही है, अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अब जरा जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है। देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये बताता है कि कोऑपरेटिव एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन, यानी कि स्वैच्छिक एसोसिएशन, मतलब कि एक तरह से जो कह दिया जाए कि
ऑटोनॉमस एसोसिएशन होता है पर्सन्स का जो अपने ही मतलब कि कॉमन जो इकोनॉमिक सोशल और जो कल्चरल नीड्स होती है उसके लिए मतलब कि मिलते हैं। और हमारा जो भारत का संविधान है, ठीक है, वो भी फंडामेंटल राइट देता है कोऑपरेटिव्स को फॉर्म करने का, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(c) ये है। और फिर जो डीपीएसपी जो पार्ट 4 है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल 43B भी वहाँ ऐड किया जा चुका है, ताकि जो सरकार क्या करे कि हर अपनी जो ज़्यादातर जो पॉलिसीज लाती है उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोशन के लिए मतलब कि काम करे, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट है, ठीक है। और हाल ही में जो क्या कहते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 को लाया था, जो मतलब कि उसके जो कुछ पार्ट है कुछ उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो आर्टिकल 368(2) के प्रोविजंस के हिसाब से वो मैच नहीं करता है। आर्टिकल 368(2) में ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा एक्ट अगर जो मतलब कि स्टेट्स को एक तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है, तो 50 से भी ज़्यादा या 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करता, तो इसीलिए इसके कुछ प्रोविजंस को हटा दिया गया। देखिए क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जो पूरा मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये ओवरऑल किस में आता है? स्टेट लिस्ट में, ठीक है। स्टेट ये लिस्ट है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग अगर मतलब कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नया पार्ट 9B जो ऐड किया था वो तो चलो सही है, लेकिन जब अगर जो स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत यहाँ आता तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया कि आर्टिकल 368(2) के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, आर्टिकल 368 के प्रोविजंस में अगर कोई भी जो स्टेट्स के लिए जो लॉ आता है, ठीक है, और उसमें कम से कम 50% या फिर मतलब कि उसके ऊपर 50% कम से कम स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टिक कर दिया हाल ही में जुलाई 2021 में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।